हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी बाय प्रतीक सौरभ। तो चलिए हम देख रहे थे फेब मंथ का विजन आयस मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन। ओके, इन विच वी ऑलरेडी हैव कवर्ड पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इकोनॉमी, सिक्योरिटी। ये सब जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब जो हम देखने वाले हैं वो रहेगा इन्वायरमेंट। ओके, तो जो अभी फर्स्ट टाइम आए हैं उनके लिए ये जो वी हम अब विजन आयस मैगजीन लास्ट 2 ईयर्स से कंटिन्यूअसली कंप्लीट करते आ रहे हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में वहां पर मिल जाएगा। ठीक है। बाकी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो आप सब्सक्राइब कर लें। और साथ में ये पीडीएफ अगर इसका चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम जो चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो पहला आर्टिकल जो है इसमें सोलर एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं इंडिया का, और इसमें हमने काफी अच्छा जो है प्रोग्रेस किया हुआ है। ठीक है। तो ये जो सोलर अलायंस है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आप बताएं कमेंट सेक्शन में। तो देखिए यहाँ पे इंडिया की कुछ अचीवमेंट्स की बात की जा रही है। एक हिस्टोरिक माइलस्टोन जो है इंडिया ने सरपास किया है, 100 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी। पहले हम सिर्फ सोचते थे कि हम इतना करेंगे, बट हमने ये इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, तो अब ये जो है करंटली 100.33 गीगावाट हो गया है, विथ रिमार्केबल ग्रोथ ट्रेजेडी। कि बहुत एक एक्सपोनेंशियल तरीके से आप देखिएगा कि बढ़ते जा रहा है एज कम्पेयर टू अदर। जो है हमारा ये काफी ज्यादा, ये देखिए रिमार्केबल है, 3450%। मतलब 4 है, 4 का अगर 8 होता है तो कितना परसेंट हाइक हुआ, डबल हो गया, ट्वाइस हो गया, मतलब 100%। इसका फिर बढ़ा, 16 हुआ, इसका 100%। तो ये इसका कितना हो गया, ये 400%। अब वैसे सोचिए ये 3450% का ग्रोथ सिर्फ 11 साल में हुआ है। तो ये तारीफ वाली बात है यानी। आप ही बताइए। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, इंडिकेटर ग्रोथ है सिर्फ 10 साल में। कहाँ थे हम, सिर्फ 2.82 गीगावाट से लेके सीधे हम 100 गीगावाट पे आ गए। ओके, इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू, याद रखना है। तो देश जो है हमारा काफी अच्छा इसमें कर रहा है। सोलर की बात की जाए, 47% टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में ये जो है लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है। बाकी भी है आपके, जैसे कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है विंड के थ्रू, विंड पावर के थ्रू, है ना। बाकी भी जो है वो उनके थ्रू होते हैं, तो वो रिन्यूएबल में आते हैं। इसमें सबसे ज्यादा किसका है, 47% जो है अभी कैपेसिटी इसी का है आपका, सोलर का। यूटिलिटी स्केल इंस्टॉलेशन जो है 18.5 गीगावाट है, जो कितना इंक्रीज हो चुका है, 2.8 टाइम्स 2023 से। रूफटॉप इंस्टॉलेशन की बात की जाए तो ये आपका 4.59 गीगावाट है, जो कि लगभग 53% इंक्रीज है। कि मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, आपका घर है, अब इस पे जो है आपने इंस्टॉल करवाया, ठीक है, ये आपका घर बन गया। ये छत पे जो है आपने यहाँ पर इंस्टॉल करवा दिया रूफटॉप सोलर पैनल, ठीक है, उससे आ गया, तो वो भी जो इसमें आप ये इंक्रीज देख सकते हैं। सोलर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेजेक्टरी की बात की जाए, ट्रेजेक्टरी क्या है, तो ये जो है फ्रॉम 2 गीगावाट से 60 गीगावाट। ठीक है, ये जो है यहाँ पर प्रोडक्शन कैपेसिटी है यहाँ पर। तो इसका मतलब एक चीज तो ये बात समझ में आ गई कि लगभग 40 गीगावाट से लेके बाकी जो भी है हमें जरूरत पड़ती है तो वो हम इंपोर्ट करें, तो इंपोर्ट पे काफी ज्यादा वैसे भी डिपेंडेंट है। ओके, टॉप परफॉर्मिंग में कौन सा है, पहला राजस्थान, ऑब्वियसली धूप है, गर्मी है, तो उसके बाद गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम को दे रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अब इस स्टेट में क्या परफॉर्मेंस चल रही है। ठीक है। बाकी क्या होता है सबको पता है कि कन्वर्ट किया जाता है थर्मल और इलेक्ट्रिकल, ठीक है, सन एनर्जी को। थर्मल कैसे, कि आप गर्मी हीट में चेंज कर रहे हो, आप जो देखते हैं वाटर टैंक वगैरह लगा रहता है कि ठंड में जो है पानी गर्म हो जाए, ठीक है ना, वाटर हीटर जो हम बोलते हैं वो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी में जनरेशन हो जाए, ठीक है, जो कि फोटोवोल्टिक सेल में उसे स्टोर कर लिया जाए। ओके, और उसमें क्या यूज होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स जो है वो यूज होते हैं। क्लियर। अब बाकी जो है टाइप्स ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम्स। अब ये सब जो है आपको इतना ज्यादा यहाँ पर देखिए, कुछ बैटरी में है, सीधे आप ऑफ ग्रिड सिस्टम, ये सीधे आप जो ग्रिड से कनेक्ट कर दे। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, वो ग्रिड से कनेक्टेड होता है, और फिर वहां से वो बाकी जगह हाउस होल्ड में, इंडस्ट्रीज में इधर उधर दिया जाता है। एक हो गया कि ग्रिड से टाई अप कर दिया, एक विदाउट ग्रिड चल रहा है, कि आपने सोलर लिया और आप जैसे देख सकते हैं फुटपाथ वगैरह पे
क्या होता है कि ये मानिए पोल है, ठीक है, बहुत हाइट पे एक पोल डाल के रखा हुआ है, और ऊपर जो है इसी में एक बल्ब जल रहा है, और इसी के ऊपर एक शेड बना हुआ होता है जो कि सोलर का शेड होता है, ठीक है। ये चार्ज हुआ दिन भर, रात में इसी से इलेक्ट्रिसिटी दे, ठीक है। ये कि कहीं ग्रिड से कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ, नहीं कहीं कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन ये रात भर जो अभी चल जाएगा कि दिन भर ये सोलर से यहाँ पे चार्ज हुआ है। ओके, तो ये सब चीजें होती हैं, फाइन। बाकी फैक्टर्स बिहाइंड क्या क्या ग्रोथ के पीछे, देखिए ज्योग्राफिकल एडवांटेज की बात की जाए कि इंडिया में लगभग 300 प्लस सनी डेज होते हैं, 2 ही मंथ जहाँ बहुत ठंड वगैरह रहती है तो वहां पे कम हो पाता है। एवरेज जो है 4 से 7 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर पर डे के आसपास का जनरेशन हो सकता है, तो ये काफी बड़ी बात है ना। एक दिन में आप अगर 4 यूनिट आ रहा है तो लगभग 120 यूनिट हो गया, 7 यूनिट मतलब 210 यूनिट, कितना, मीटर स्क्वायर पर डे के हिसाब से बात की जा रही है, जितना एरिया उतना प्रोडक्शन, ठीक है। गवर्नमेंट तो इसमें सिर्फ ये नहीं है कि इसमें कितनी एनर्जी होती है आपका, फिर कितना कन्वर्ट हो सकता है सोलर ना, कितनी इफिशियंसी है, सब सब कुछ जो है वहां पे देखना पड़ता है। अब गवर्नमेंट स्कीम की बात की जाए तो भाई कुसुम स्कीम, ओके, जो कि 30 गीगावाट के आसपास जो एग्रीकल्चर सेक्टर में बात कर रहे हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें कि लगभग 10 लाख रूफटॉप पे सोलर इंस्टॉल करने की बात की गई है। इसके बाद जो है इंडिया ने 100% एफडीआई इसमें अलाउ किया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए कि भाई क्या किया है, नहीं कितना किया है, कितना नहीं किया है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इशू क्या क्या है, लैंड एक्विजिशन की सोलर कैन नीड 300 टाइम्स एज मच एज स्पेस एज न्यूक्लियर एनर्जी। अब जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है, आप देख सकते हैं काकरापारा, कायगा, ये सब जगह जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, अब वो जितना एरिया ले रहे हैं, ठीक है, मानिए 1 गीगावाट के लिए इनने क्या किया, 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड ली, 1 हेक्टेयर, ठीक है, किसने, न्यूक्लियर ने। सेम अगर सोलर से भी अगर आपको 1 गीगावाट करना होगा तो ये 1 हेक्टेयर की जगह 300 हेक्टेयर ऑफ लैंड ले लेगा। अब आपको समझ में आ गया कंपेरिजन, 300 टाइम्स ज्यादा। तो ये है, और इंडिया में आप वैसे ही पता है कि जमीन काफी महंगी है, कॉस्टली है, इसलिए रूफटॉप और ये सब चीजें आपको ज्यादा देखने मिलेंगे। ओके, कि गवर्नमेंट हर तरीके से कोशिश कर रही है कि ये हो पाए। चैलेंजेस भी है, आर एंड डी, इसके बाद हमारे इक्विपमेंट, सोलर पैनल वगैरह जो हम बनाने में उतने सही नहीं है, इम्पोर्ट डिपेंडेंस है, ठीक है। तो ये सब जो चीजें कहीं ना कहीं उसको आपको आगे बढ़ने में क्या कर रहा है, काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। ग्रिड सिस्टम उतना भी सही नहीं है कि एक तरफ आप ला रहे हो विंड से, एक तरफ ला रहे हो थर्मल पावर प्लांट से, एक तरफ ला रहे हो सोलर से, सब कुछ ग्रिड जो है वहां पर ले सके, तो फिर उसके हिसाब से बाकी जगह ट्रांसफर कर सके, तो ये सब कुछ कुछ चैलेंजेस जो है रहते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है। ये क्या है, लॉन्च कब हुआ है, 2015 में, 10 साल हो गए, इसलिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है काफी ज्यादा। देखिए क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट में हर जगह जो है सॉइल हेल्थ कार्ड जो है लेके जाया जाता है, और फिर पूछा जाता है कि भाई यहाँ पे, यहाँ की हमारी मिट्टी है सर, तो अब ये मिट्टी में क्या सही है, क्या गलत है, क्या उगाया जाए, नहीं उगाया जाए। अब मान लीजिए कोई भी XY जेड चीज जा रहे हो उगाने, कॉटन ही जा रहा है, तो वो वहां पे जो भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है सॉइल में, वो चेक कर लेते हैं, अच्छा नाइट्रोजन जो है यहाँ पर बस 5% की कमी है, फास्फोरस में जो है यहाँ पर 15% की कमी है, तो जितनी कमियां हैं सिर्फ उतना ही डालना है। अदरवाइज क्या करते हैं कि सब अपना यूरिया डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कितनी की जरूरत है। इससे क्या होता है कि एक्सेसिव इसमें चला गया, फिर वो हमारे फूड साइकिल में भी आता है, वाटर साइकिल में बह के भी नदी वदी में चले जाता है, ठीक है। बहुत अलग अलग कंसर्न्स होते हैं, ऊपर से इनपुट कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है, उसके कारण आउटपुट ओवरऑल कॉस्ट बढ़ता है, फिर उससे इन्फ्लेशन आता है, ठीक है, पॉवर्टी, हंगर, बहुत सारी कंसर्न है ना एक छोटी सी चीज से। तो ये समझ में आता है कि सॉइल हेल्थ कार्ड कितना इंपॉर्टेंट है। आप समझा सकते हैं कि यार आप जिस भी एंगल से आप इसे लेना चाहें, चाहे मेंस में, इंटरव्यू में, ताकि तब वहां पे आप बोल सकते हैं कि नहीं ये जो चीजें हैं इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लॉन्च किया गया बाकी इसके द्वारा पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये 7 से 8 में किया गया, फ्लेक्सिब प्रोग्राम था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का, ठीक है। ये कर क्या रहा है वैसे, जो आपका सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, ये इंटीग्रेट किया गया है इसके साथ एज वन ऑफ द कंपोनेंट अंडर नेम सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी, ठीक है। ये सबको सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है कंट्री के सारे फार्मर को, ये आप जहां पे खेती कर रहे हैं आपका ये है,
चीज है, ऐसी हेल्थ है आपके इसकी। जिसे बोलते हैं ना कि आपको आपका हेल्थ कार्ड देते हैं कि ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर इतना है, आपका शुगर इतना है, आपके में आयरन की इतना कमी है, आपका हेमोग्लोबिन इतना है, आपका प्लेटलेट्स काउंट इतने हैं, ठीक है, आपका जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना है, आपका थायराइड ऐसा है, ये सब दे दिया। अब जो चीज सही नहीं है आप सिर्फ उसी को फिक्स करोगे, बाकी की जरूरत नहीं है। तो ये हेल्थ कार्ड से ये फायदा हो जाता है। ओके। अदरवाइज क्या होता है, आप हर चीज के लिए दवा खा रहे होते हैं, चीजें ले रहे होते हैं, वो चीज नहीं करनी पड़ेगी। तो इनपुट कॉस्ट तो कम हो ही जाता है, ठीक है, एक्चुअल कंडीशन पता चल जाता है। तो इससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी क्या होगा क्या नहीं होगा क्रॉप का, वो सब कुछ जो है यहाँ पे क्लियर हो जाता है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर में आता है। पैरामीटर्स क्या क्या है देखिए, मैक्रो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। नाइट्रोजन जो है, फास्फोरस पोटेशियम सल्फर, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम सल्फर, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो मतलब मेन बड़े ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है। ओके। जैसे कि मैं अपनी बॉडी के अंदर हम बात करें तो भाई क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट है, कितने कार्ब्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन लेवल क्या है, और फैट, ये तीन हो गए। इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि भाई विटामिन B12 कितना है, विटामिन D कितना है, ये तो माइक्रो में जनरली, बट मेजर बॉडी के अंदर यही रहता है। वैसे यहाँ पे आपको समझ सकते हैं। तो फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है सॉइल के अंदर, जिंक है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, बोरॉन है, लाइक दैट। अब अदर बाकी इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हेल्थ के लिए, पीएच एसिडिक है कि बेसिक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी है, ऑर्गेनिक कार्बन है, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं यहाँ पर इसमें ऐसे आती हैं। क्लियर। फिर ये क्या है, बेनिफिट ऑफ हेल्थ जो कार्ड है आपका, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, इसमें क्या फ्री अफोर्डेबल सॉइल टेस्टिंग है, पैसे नहीं लगते, कॉस्ट इफेक्टिव एक्सेस है, वाइड अवेलेबिलिटी है, टाइमली एंड एक्यूरेट रिजल्ट है, ठीक है। कस्टमाइज न्यूट्रिशन रिकमेंडेशंस, कि पर्सनलाइज्ड प्लान बना लीजिए, डेटा ड्रिवन ले लीजिए, ऑप्टिमाइज्ड फर्टिलाइजर यूज, वही जो आपको बार बार समझा रहे हैं कि कॉस्ट रिडक्शन होगा, प्रिवेंट ओवर यूज एंड अंडर एप्लीकेशन किसी भी चीज का, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसलिए हो जाता है। कवरेज की बात की जाए तो 24.74 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड है। आप समझ सकते हैं कितने ज्यादा हेल्थ कार्ड्स हैं, ठीक है। तो इसी से पता चलता है। फंडिंग जो है लगभग 1700 करोड़ के आसपास की दी हुई है स्टेट और यूटी को, कि आप जितने ज्यादा टेस्टिंग लैब से बना सके बनाए, और ज्यादा से ज्यादा जब भी जरूरत पड़े। अब कार्ड का मतलब ये नहीं कि एक कार्ड लेके जीवन भर, हो सके 2-3 साल बाद वही वहां का चेंज हो जाए, क्वालिटी एंड ऑल, अब फिर से उसी पे जाके अपना वो नया सैंपल देके नया टेस्ट करवा सकता हूँ। ओके। तो ये भी चीज दिमाग में रखना है, ये सिंपल लॉजिक है ना, ये सब चीज दिमाग में रखना जरूरी है, कि एक बार बन गया तो बस वही रहेगा, चाहिए नहीं, बार बार वहां पे टेस्ट जरूरी है ना। आज आपने अपना कोई बॉडी में टेस्ट करा लिया तो क्या पूरे जीवन भर वही रहेगा, जी नहीं, तो वो बार बार जो है उस हिसाब से वो चेंज करते, चेक जो है करते रहना पड़ता है। तो इसीलिए इतने हैं, तो इतने सारे को सपोर्ट करने के लिए आगे और ये सब जो है लैब्स टेस्टिंग वगैरह बनाने की बात की जा रही है। वे फॉरवर्ड, अब लगेगा सर क्यों जरूरत है, जब इतने कार्ड्स तो ऑलरेडी बन गए। कार्ड धीरे धीरे बने होंगे, अब मान लीजिए 2 साल बाद सारे रेवेन्यू करा सॉरी रिन्यू कराने आ गए, कितना प्रेशर पड़ जाएगा। धीरे धीरे इंफ्रा बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये सबकी बात की जा रही है। ओके। स्टबल बर्निंग आप बहुत बार न्यूज में सुनते ही हैं, पंजाब हरियाणा ये सब की वही, दिल्ली में इसी कारण एयर पॉल्यूशन हो रहा है। सिर्फ ये रीजन नहीं होते, रीजन बहुत है, बट या दिस इज वन ऑफ द रीजन। तो ये जो चीजें हैं, स्टेबल बर्निंग, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए पैडी रेसिड्यू को, टू डिस्करेज स्टेबल बर्निंग। मतलब ये बोल दिया जाए कि जो पैडी का जो आखिरी में बच जाता है नीचे का, जो कि वो काटने से आसान होने लगता है, जला दें, उस पर अगर एक एमएसपी दे दें, कि ठीक है यार आप सब तो जला ही देते हो, हम उस पे जो है आप मान लो कि 1 रुपए पर केजी दे देंगे, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, ठीक है। और वो फिर गवर्नमेंट ले लो तो जलाया नहीं जाएगा, उसको फिर आप बायो फर्टिलाइजर में यूज कर लो। अगर वो कैटल्स को खिलाने लायक है तो कैटल्स को खिलाने के लिए फॉडर की तरह यूज कर लो, वट एवर। बट ये जो पॉइजन जो हो रहा है इसको जलाने के कारण, वो तो नहीं होगा। आई बात समझ में। तो ये चीजें जो है यहाँ पर इसलिए न्यूज में आई हुई कि पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी का कहना है कि भाई एमएसपी दे दो, जो कि डिस्करेज करेगा स्टबल बर्निंग को, ठीक है। कि अगर मैं भी किसान हूँ, मुझे भी लग रहा है कि यार जला क्यों ही जलाना, जलाने से तो एक तो वो भी बात है, सोशल भी बहुत गलत तरीके से देखा जाएगा। देख तूने जला दिया, हमने तो गवर्नमेंट को दे दिया, एक होता है ना वहीं पे, पॉल्यूशन कर रहा है, ये कर रहा है। और दूसरी तरफ ये है कि आपको पैसा भी मिल रहा है,
ठीक है, तो पैसा मिल रहा है तो इंसान इसको कटवा देगा, कटवाने के लिए अलग से पैसा लगता है। अब मान लीजिए कटवा के एक जगह रखवाने का कीमत पड़ गया, पूरे जितना एरिया जलाया था वो पकड़ लीजिए 10,000 पड़ गया, और गवर्नमेंट जो है 20,000 दे रहा है, तो लगेगा वो एफर्ट्स का और इसका 20,000 रुपये 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल भी गए, और प्लस जो है पॉल्यूशन भी नहीं हुआ, और इसको जो है कहीं और यूज कर लिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। वही होता है स्टबल बर्निंग, जो कि आखिरी में हार्वेस्ट कर जब हम करते हैं वीट पैडी ये सब, तो उसके बाद जो बच जाता है उसे कहा जाता है स्टबल। ठीक है, इससे इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होता है, अगेन ये सब गैसेस जो रिलीज होती हैं, रिड्यूस फाइल सॉइल फर्टिलाइजर, जलाओगे मिट्टी को, ये सब तो ये सब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लॉस ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिशन, ये सब हो जाएगा। ह्यूमन हेल्थ, लंग्स डिजीज बढ़ जाती है, अस्थमा, पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर तक होता है। ओके, ठीक है। चैलेंजेस इन कंट्रोलिंग स्टबल बर्निंग, तो क्या क्या चैलेंजेस है, तब ये देख सकते हैं। करंट कंबाइंड हार्वेस्टर्स है 10 to 15 सेंटीमीटर स्टबल दैट कैन नॉट बी इजिली रिमूव। तो नीचे से देखिए, जमीन से जो होते हैं ना, इसे इतने इतने से मान 15-20 सेंटीमीटर की हाइट के, उखाड़ना मुश्किल है। वो गाजर घास वगैरह आपने देखा होगा, नीचे जमीन में पड़े रहते हैं, कस के हाथ से पकड़े खींचना पड़ता है, वैसे ही कुछ हाल यहाँ पे रहता है, तो ये काफी टफ है। तो ये सब की बात की जा रही है। वियर एंड टियर ऑन मशीनरी, टेक्निकल डिफिकल्टीज इन यूजिंग 100% पैडी स्ट्रॉ ऑन फीड स्टॉक ड्यू टू हाई सिलिका कंटेंट, causing गियर एंड टीयर और मशीनरी। तो सिलिका कंटेंट बहुत ज्यादा होता है स्पेशली पैडी स्ट्रॉ में, तो ये भी रीजन है। ठीक है, तो इस तरीके से जो काफी चीजें आपको यहाँ पर देखने मिलेंगी। इसके बाद अगर हम बात करें फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम की, तो देखिए वही बात है कि फाइनेंशियल सपोर्ट की अभी देने की बात की गई है कमेटी के द्वारा। अल्टरनेटिव्स क्या है, लाइक बायो इंजाइम पूसा, कि मतलब ये सब जो है बायो इंजाइम्स वगैरह आप डाल दें। मानिए यहाँ पर ढेर सारा धान है, ठीक है, ऐसे ढेर सारे हैं। अब ये जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं, इसको अगर आपने इस पे डाल दिया, ये कुछ वक्त में अपने आप ही गल जाते हैं। ठीक है, बट यही वाली बात है, ये इसमें भी दिक्कत क्या है, तो अच्छी बात है डाल दे, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। इतने पूरे ग्राउंड में डालिएगा, उस पर भी हजारों लाखों का खर्चा हो जाए। तो वो सब जो चीजें होती है, अदरवाइज ये जो है, बट ये भी करने में 7 से 15 दिन या कुछ वक्त लेता है, तुरंत नहीं गलाता। ठीक है, ये सब जो चीजें यहाँ पे आपको समझ में आएंगे। उत्तर प्रदेश में भी इनिशिएटिव है, पराली के बदले गोवंश खाद। ठीक है, काउ मैन्योर इन एक्सचेंज ऑफ स्टबल, मतलब कि आप अगर ये हमारे पास देते हैं तो हम उसके बदले क्या देंगे आपको, गोवंश खाद, मतलब काउडंग मैन्योर देंगे। तो ना, अगर वो गाय भैंस से सब खा रही है उसी से काउडंग, और आप वो ले लीजिए, सहित में आप ये दे दीजिए। आई बात समझ में? तो ये जो चीजें इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अब न्यूज इन शॉर्ट्स देखते हैं। वेटलैंड एक्रीसाइडेड सिटीज, ये इसमें कौन कौन है, इंदौर, उदयपुर, ये फर्स्ट 2 इंडियन सिटीज बने। ठीक है, मेक इट इन अ ग्लोबल लिस्ट ऑफ एक्रीडाइटेड वेटलैंड सिटीज अंडर रैमसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। तो वेटलैंड्स में जो है आपका ये वेट सिटीज बने, कौन से फर्स्ट 2 है, इंदौर और उदयपुर। ये आपको याद रखना है, इंदौर वैसे भी काफी फेमस रहता है सफाई के लिए, क्लीनेस्ट सिटी है, और साथ में उदयपुर। ठीक है, वेटलैंड में ये है। इंदौर क्या है, सिरपुर लेक रामसर साइट में आ गया है यहाँ पर। ठीक है, एंड इज बीइंग डेवलप्ड बाय बर्ड सेंचुरी। उदयपुर की अगर बात की जाए तो 5 मेजर वेटलैंड्स हैं, पिचोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर है, दूध तलाई। ठीक है, तो ये जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए ये सब जो है अभी रात के 2 बज रहे हैं, और वी आर रिकॉर्डिंग इट फॉर यू, क्योंकि अक्सर रात में पढ़ने वाले रात में पढ़ते हैं, सबका अपना अपना होता है। ऑल्दो हमारी कोशिश होती है कि डे में ही करें, नाइट में नहीं लें, बट अगेन क्योंकि काफी ज्यादा वर्कलोड होने के कारण अभी आपके लिए पे टाइम निकाले कर रहे हैं। इसलिए रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, दिल लगा के पढ़ें, और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें लोगों को। ओके, और हमेशा लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे कि नहीं, ये जो चीजें हमें कंटिन्यू लेके चलनी है। ओके, बाकी आप आशा फाउंडेशन बैच जो है वो हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें फ्री डेमो आपको मिल जाएगा। ओके, और इसमें जो भी आपको डिटेल्स और इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए आप सीधे जो है हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, 7617326188। यहाँ पे सीधे जो है आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है,
चल, किस तरीके से यहाँ पर जो है वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन जो है कैसे हुआ, क्राइटेरिया दिया हुआ है कि रामसर साइट्स प्रोवाइडिंग इकोसिस्टम सर्विसेज विद इन सिटी ज्यूरिडिक्शन, फिर अडॉप्ट मेजर्स फॉर वेटलैंड, फिर इम्प्लीमेंटेड वेटलैंड रिस्टोरेशन, इंटीग्रेटेड वेटलैंड्स प्लानिंग। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे आपको देखने मिलेंगी। तो इंदौर और कौन सा है दूसरा, इंदौर एंड जयपुर कि उदयपुर? तो ये देखिए, बस इसलिए इस तरीके से आपको खुद से ही सवाल करते रहते कि उदयपुर, ठीक है, इंदौर एंड उदयपुर, तो अब याद रह जाएगा। अगला जो आर्टिकल है, अब बाकी रामसर कहाँ से है, ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, हम हर बार पढ़ चुके हैं। लेकिन ठीक है, ये रामसर ईरान, ईरान से हुआ। कभी कभी लगता है लोगों को यार ये वेटलैंड्स वगैरह की बात कर, ईरान कहाँ रेगिस्तान है वो सब किया हुआ, लेकिन उनने यहाँ पे ये इसको वैल्यू की है इस चीज की, ठीक है, जहां पे जो नहीं होती अक्सर उस चीज की वैल्यू वैसे भी होती है कि जिससे की कमी रहे। हम वैसे भी जानते हैं अरब कंट्रीज में पानी और ये सब की कितनी कमी है। तो वर्ल्ड वेटलैंड जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है, इसलिए भी आपको लगेगा कि फेब के मंथ में ये आया हुआ है। इनलैंड मैंग्रोव ऑफ गुनेरी, तो गुजरात हैज नोटिफाइड इनलैंड मैंग्रोव ऑफ गुनेरी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कच्छ, कहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कच्छ में इनलैंड मैंग्रोव ऑफ गुनेरी, ये याद रखेंगे। ये फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, नोटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। अबाउट इनलैंड मैंग्रोव ऑफ गुनेरी, ये जो है लगभग 45 किलोमीटर है अरेबियन सी से और 4 किलोमीटर है कोरी क्रीक से, रिप्रेजेंटिंग अ रेयर इनलैंड इकोसिस्टम। इसलिए ये रेयर इनलैंड इकोसिस्टम है, अनलाइक कन्वेंशनल मैसिव इकोसिस्टम द साइट डज नॉट रिसीव टाइडल वाटर इनफ्लो एंड लैक्स मडी और स्वैम्पी कंडीशंस। तो यहाँ पर जो जो है कन्वेंशनल मैंग्रोव इकोसिस्टम जो होता है ना, वो वैसा यहाँ पे नहीं है, न टाइडल वाटर इनफ्लो है और लैक मडी और स्वैम्पी कंडीशन, तो ठीक है, ये सब चीजों की यहाँ पे कमी है। इट इज रिपोर्टेडली वन ऑफ ओनली 8 ऑफ इट्स काइंड अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, 8 तरीके के होते हैं। अब देखिए मैंग्रोव को, ये इकलौता एक अलग तरीके का है, ठीक है, वन ऑफ ओनली 8 ऑफ इट्स काइंड अक्रॉस द वर्ल्ड। एरिया हाउस अराउंड 20 माइग्रेटरी एंड 25 रेसिडेंट माइग्रेटरी एवी फॉनल स्पीसीज, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि भाई इतनी माइग्रेटरी है, 25 रेसिडेंट माइग्रेटरी जो है, ठीक है। फॉनल यहाँ से आप फ्लोरा फौना से आप समझ सकते हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, ये जो है ये लॉन्च हुआ है, अर्बन प्लानिंग एक्सेलरेटर टू कट इमिशन बाय 25% बाय 2050, ठीक है, 2050 तक 25% तक ये कम करने की बात की जा रही है। ये जो है आपका टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिकल सस्टेनेबल टाउन्स एंड सिटीज, ठीक है, तो ये मिशन है कि प्रमोट करना सोशल एंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन एंड सिटीज। ओके, इसके बाद अगर हम देखेंगे, अगला ये है एग्री NBSAPS, ठीक है। तो ये जो है आपका बेसिकली ये FAO ने जो है लॉन्च किया है, आपका एग्री NBSAP विद द कोलंबियन कोलंबियन गवर्नमेंट एंड द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये जो है कोलंबियन गवर्नमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। क्लियर, इतना आप याद रखिए, ये इसके लिए यहाँ पर ये काफी है। आगे अगर हम बात करें चैंपियंस ऑन एनिमल प्रोटेक्शन, तो ये जो है आपको 2 मेजर कैटेगरी, प्राणी मित्र, जीव दया अवार्ड, ये सब जो है यहाँ पे चैंपियन ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन की यहाँ पर बात की जा रही है। ये जो है आपका प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट PCA 1960 के बाद है चैंपियन ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन, प्राणी मित्र एंड जीव दया अवार्ड। ये जो एस्टेब्लिश हुआ है AWBI 1962 में, एक जो कि स्टैच्यूरी एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। इट वॉज, ये भी याद रखना, स्टैच्यूरी एडवाइजरी बॉडी है। इट वॉज स्टार्टेड अंडर द स्टेप वार्डशिप ऑफ रुक्मणी देवी अरुंदाले, ठीक है। तो ये इसके किस में, स्टेप वार्डशिप में हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ 28 मेंबर्स इंक्लूडिंग 6 ऑफ पार्लियामेंट, तो 28 मेंबर थे, 6 कहाँ से थे, पार्लियामेंट से, 2 कहाँ से थे, राज्यसभा से, 4 लोकसभा से। तो इसके बावजूद जो है 28 मेंबर के आसपास जो है यहाँ पर इंक्लूड होना चाहिए।
इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। F11 बैक्टीरिया जो है वो, ये क्या है कि दैट डिग्रेड्स एटलीस्ट 3 टाइप ऑफ पर एंड पॉलीफ्लो एल्काइल सब्सटेंस, ठीक है, PFAS। इट इज एन एरोबिक बैक्टीरिया फ्रॉम, क्या ये ज़ेंडोबैक्टीरियासिस फैमिली, ठीक है, तो ये क्या एरोबिक बैक्टीरिया है, ओके। इट मे एड बायो एक्यूमुलेटेशन इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ओके, तो इसमें जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में आपको ये चीज भी यहाँ पर दिखाई देगी। क्लियर। शैलो डेप्थ अर्थक्वेक की अगर बात की जाए तो ये फिर दिल्ली एनसीआर में आया था, हर जगह देखिएगा ये आते रहता है, ठीक है। तो क्या रीजन है क्यों, कि अनलाइक हिमालयन क्वेक्स caused by plate tectonics, the earthquake was an intraplate events, ठीक है, तो ये जो है इंट्राप्लेट इवेंट्स है। अब यहाँ पर जो है फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक लोकेटेड विद इन दिल्ली एंड द अर्थक्वेक सैलो डेप्थ ऑफ 5 किलोमीटर, ओके, एक सैलो डेप्थ पे ही है 5 किलोमीटर। क्लियर। वाई इज दिल्ली अर्थक्वेक प्रोन, दिल्ली काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए, क्यों भाई, दिल्ली इज नियर द इंडियन यूरोशियन प्लेट कोलिजन जोन, तो इनका जो कोलिजन जोन उसके काफी पास है। ये जो है आपका दिल्ली हरिद्वार रिज की बात की जाए तो इज एन एक्स्ट्रा एक्सटेंशन ऑफ इंडियन प्लेट, तो ये एक्सटेंशन है इंडियन प्लेट का, दिल्ली हरिद्वार रिज की अगर बात की जाए। इंडो गैंगेटिक प्लेन की अगर बात की जाए तो ये जो है सिट्स ऑन सॉफ्ट एलुवियल सॉइल एम्पलीफाइंग सिस्मिक वेव्स, ठीक है, तो सिस्मिक वेव तक की यहाँ पे बात चल रही है। शिफ्ट इन अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ, ये आप शिफ्ट की यहाँ पे बात चलेगी लॉन्ग जो नॉर्थ ज्योग्राफिक, फिर ये हो गया आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, और आर्क ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो ये आप अर्थ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आप हल्का सा देख सकते हैं कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड से जा रही है, ठीक है। शिफ्ट इन अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, so magnetic north is where the earth's magnetic field lies inter earth in the north, while geographic north in where line of longitude meridian cover in the north, तो ये यहीं से ये चीज आपको यहाँ पे समझनी होगी, ठीक है, ये जो डायरेक्शन है और ये जिस तरीके से यहाँ पर ये आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है, तो इसी की यहाँ पर बात की जा रही है, ओके। बाकी मैग्नेटिक डेलिनेशन क्या होता है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक नॉर्थ, तो दोनों में जो है यहाँ पर ये चीजें होती हैं, भाई वही कहा जाता है मैग्नेटिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक नॉर्थ। बाकी ड्राफ्ट रूल है वन नेशन वन टाइम का, ओके, ये जो है हम आगे अच्छे से देखेंगे, वन नेशन वन टाइम, तो इनका ये कहना है कि एक ही कंट्री है तो अब एक ही टाइम, ठीक है, जबकि हम देखते हैं आसाम और गुजरात के आसपास लगभग 1 घंटे के आसपास का डिफरेंस हो जाता है सनराइज सनसेट के हिसाब से, तो वही होना चाहिए। बट यहाँ पर ये चीजें यहाँ कही गई हैं कि भाई फोर्स करना साथ में, ये भी किया जाना चाहिए। इसके बाद जो है आपका स्टार्टो वोल्केनो, ये जो मैसिव मीथेन प्लम्स है इमिटेड फ्रॉम वोल्केनो माउंट फेंटेल, जो कि क्या है इथोपिया, ओके, तो यहाँ पे मैसिव जो है आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे कहा होगा माउंट फेंटेल। अब इसके बारे में अगर बात की जाए, स्ट्रैटो वोल्केनो इज अ लार्ज स्टेप साइडेड वोल्केनो, ठीक है, बिल्ड बाय अल्टरनेटिंग लेयर्स ऑफ लावा फ्लो एंड वोल्केनिक एश, अभी लावा फ्लो हो रहा है, ऐश आ रहा है, उसी बीच में जो है ये बना है। मिथेन प्लम्स की अगर बात की जाए तो इट्स द रिलीज ऑफ large quantities of methane from the sub emitter sites like gas drill sites, ठीक है, ये चीजें यहाँ पर रहेंगी। मिथेन इज पोटेंशियल, जो है आपका पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, कि ये ग्रीन हाउस ही गैस है मिथेन, जो कि 80 टाइम्स जो है ग्लोबल वार्मिंग करती है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। माउंट डुकोनो, ये जो रिसेंटली volcano erupted at माउंट डुकानो इंडोनेशिया, ठीक है, तो ये जो चीजें यहाँ पर आई हैं। अब फिर देखिए आप कैस्पियन सी के बारे में, ये क्या है यहाँ पे कि इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट रेज कंसर्न ओवर द रैपिड डिक्लाइनिंग वाटर लेवल इन कैस्पियन सी, जो कैस्पियन सी है यहाँ पे तेजी से पानी जो है कम हो रहा है,
लगभग लगभग 31,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है ऑलरेडी पिछले 20 साल में ये लॉस्ट कर चुका है। ये लार्जेस्ट इनक्लोज वाटर बॉडी है वर्ल्ड का, ये भी याद रखना है। जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इधर जो रशिया, अजरबैजान, ये जितने भी है इनक्लोज्ड है। तो यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम खुद होके कर पाए। ठीक है। ओके। तो ये जो है यहाँ पे आपका लार्जेस्ट इनक्लोज्ड वाटर बॉडी है इन द वर्ल्ड। दी सी इज बॉर्डर्ड बाय 5 कंट्रीज, कजाकिस्तान, अजरबैजान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान एंड ईरान। कजाकिस्तान क्या है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है अलोंग द कैस्पियन सी। ठीक है। इसके बाद जो है इट्स ऑयल रिजर्व आर एस्टिमेटेड 48 बिलियन बैरल। तो कितना है इनके पास ऑयल रिजर्व, 48 बिलियन बैरल के आसपास है। तो डिक्लाइनिंग वाटर लेवल इसलिए एक्सेसिव हीट, ठीक है, वाटर यूज फॉर एग्रीकल्चर के लिए भी है, हीट भी जाता है, पॉल्यूशन फ्रॉम न्यूक्लियर वेस्ट, इंडस्ट्री एंड पुअर अर्बन प्लानिंग, ये सब जो है इसके लिए रीजन है। ठीक है। तो ये जो है हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो है हम अगली वीडियो में सोशल इश्यूज देखेंगे। तो डेली अभी भी एक वीडियोस आ रहे हैं, तो आगे से भी यही रहा करेगा कि जैसे आपका नेक्स्ट मंथ का आया मार्च का, वो विद इन अ वीक कंप्लीट वीडियो ही अपलोड हो जाया करेगा, कि हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है। इस बार थोड़ा सा डिले हो गया है। चलिए मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।